और अब खबरें तफसील से। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहदा महाज के तहत उलमा इकराम और मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने आज बेंगलुरु में पुलिस फायरिंग में हलाक हुए 4 नौजवानों के घरों का दौरा किया। मुतासरीन के घरों में पसरे मातम को देखकर उलमा इकराम की आंखों से आंसू टपक पड़े। 11 अगस्त की रात पुरतशद्दुद एहतजाज पर काबू पाने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की थी। पुलिस फायरिंग में यासीन पाशा, वाजिद खान, शेख सिद्दीक, सैयद नदीम की मौत हुई है। इन तमाम नौजवानों की उम्र 20 से 25 साल के दरमियान थी। मुत्तहदा महाज के वफ्द में शामिल जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, अहले सुन्नत जमात, अहले हदीस जमात के नुमाइंदों ने हालात का जायजा लिया। पुलिस फायरिंग की शफाफ तरीके से जांच करने का मुतालबा किया गया। फायरिंग में हलाक हुए नौजवानों के रिश्तेदारों को हुकूमत मुआवजा दे, बेकसूरों की गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद किया जाए, इलाके में खौफ व दहशत का माहौल ख़त्म किया जाए। इस तरह कई मुतालबात पुलिस और हुकूमत के सामने पेश किए गए। उलमा इकराम और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने मुतासरा ख़ानदानों को दिलासा दिया और हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। जारी है। हम चारों मरहूमीन के घर पर गए, उनकी बातों को सुना, उनके दर्द को सुना, आंखों में आंसू आ गए कि आज ऐसे हालात हमारी कौम के ऊपर आए हैं। हमारे 4 नौजवान शहीद हो गए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हमने उनको हिम्मत दिया, हमने उनसे गुफ्तगू की, हमने उनसे दिलासा दिया और कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है होता है और हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हमारे नौजवानों को शहादत का मकाम हासिल होगा। इतना चाहते थे कि ये अहबाब किस दर्जे में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। एक तो ये है कि उनका दर्द भी बाँटें और दूसरा ये है कि आइंदा मिल्लत उनके लिए क्या कर सकती है। इस पर भी इंशाअल्लाह हम हज़रात उलमा और जितनी तंजीमें हैं वो सब बैठकर मशवरा करके अलग अलग सारी चीज़ों को नोट भी किए हैं। इस वक्त हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सारी मिल्लत इनके साथ खड़ी है और कोई ये ना समझे कि हम एक निवाला तर हैं और लुक़मा तर हैं, जो कोई जब भी चाहे जैसे चाहे कुछ भी कर सकता है। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। हुकूमत और पुलिस से सही हालात से उनको वाकिफ़ कराने और जिस तरह यहाँ इस वक्त दहशत का माहौल बना दिया गया है और इंडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हो रहे हैं और लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा किया गया है, इसके ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त आवाज़ भी उठाएंगे और हुकूमत से मुतालिबा भी करेंगे। हम भारत के लोग नामी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने बेंगलुरु मामले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। साथ ही मामले में बेकसूर अफराद को गिरफ्तार न करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। गुलबर्गा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों के लीडरों ने मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से तहकीकात का मुतालबा किया। लीडरों ने इस पूरे मामले में पुलिस के रोल पर भी सवाल उठाया। तशद्दुद के दौरान हुए नुकसान की तलाफी के लिए हाई कोर्ट से रुजू होने की कर्नाटक हुकूमत के इक़दाम की ऑर्गेनाइजेशन के लीडरों ने मजम्मत की है। जो नौजवान है, मासूम नौजवान है, जिनको जिस अंदाज में रात के अंधेरे में पकड़ा जा रहा है, हम उसको सख्त तरीन अल्फाज में जो है उसकी मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के हिसाब से लोगों को अरेस्ट किया जाए। जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने ये वायलेंस किया है, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वहाँ पर जो है उनकी शनाख्त हो सकती है, उन्हीं लोगों को अरेस्ट किया जाए। उसके अलावा मासूमों को अरेस्ट करके उनको परेशान करना और एक पूरी कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम उम्मत के अंदर जो है खौफ डालने की जो कोशिश हो रही है, ये सारा का सारा बीजेपी का ये हथकंडा है। बीबीएमपी इलेक्शन आने वाले हैं, उसके अंदर वो चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से सीट्स हासिल हो जाएं। इसी के मद्देनज़र वो काम कर रही है। हम इसको भी सख्त तरीन अल्फाज में कंडेम करते हैं। चीज़ें भी याद दिलाना चाहता हूँ येडियुरप्पा साहब से कि जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत थी, जहाँ पर जाट आंदोलन चला, पटेल आंदोलन चला और रिसेंट जो दिल्ली में मुस्लिम कस फसादात हुए, उसमें काफ़ी नुकसानात हुए, उस नुकसानात की भी भरपाई अगर साथ होती है तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में फसादात में गवर्नमेंट का किसी किस्म का और या किसी पब्लिक का नुकसान नहीं होने के अंदेशे हैं। हम ऐसे जो कमीशन कायम हो रहे हैं उस कमीशन का वेलकम करते हैं, लेकिन साथ साथ इन 3 रियासतों में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करते हुए कर्नाटक में भी इस कानून को लागू करने की कोशिश करें। पहले तो यहाँ पे पुलिस की नाकामी की वजह से ये फसाद हुआ है, क्योंकि अगर पुलिस बर वक्त अगर कार्रवाई करती, पी नवीन को तुरंत अरेस्ट करती तो ये हादसा नहीं होता था। एक पुलिस इसमें अपनी
पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कार्रवाई नहीं करी है। उसके बाद 4 घंटे में जब मॉब ज़्यादा हुआ तब पुलिस कार्रवाई करी है। तब तक लोग आपे के बाहर हो चुके थे। पुलिस कार्रवाई नहीं करने की वजह से ये हादसा हुआ है। लिहाजा हम इस हादसे को नई तालीमी पॉलिसी में उर्दू ज़बान को शामिल न किए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश में एहतजाज का सिलसिला जारी है। उर्दू को उसका जायज़ मकाम देने के मुतालबे को लेकर भोपाल में वेबिनार का इनेकाद किया गया। वेबिनार के जरिए डॉक्टर APJ कलाम एजुकेशन सेंटर के जिम्मेदारान ने रियासती सतह पर उर्दू को लेकर राय अम्मा को हमवार करने का फैसला किया है। वहीं मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जरिए कल नई तालीमी पॉलिसी पर सोशल डिस्टेंस के साथ दानिश्वरों की मीटिंग तलब की गई। जिस तरह से मुल्क की दूसरी रियासतों में एहतजाज जारी है, वहीं पर मध्य प्रदेश में भी एहतजाज चल रहा है। एहतजाज के साथ साथ आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक वेबिनार भी चल रहा है ताकि उसके जरिए एक राय अम्मा को हमवार किया जाए और उर्दू के हक की बात की। यहाँ पे कुछ लोग जो है वेबिनार में जो शामिल है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मुनव्वर अली खान। मुनव्वर साहब, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या? जिस तरीके से सरकार की ने ये उर्दू के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ रखी है, इससे पहले मुस्लिम उर्दू नाम वालों के खिलाफ छेड़ रखी थी, हम उनसे कहेंगे इन चीजों को छोड़ दें, क्योंकि आज आपके जो एजेंडा है वो पूरा होता चला जा रहा है। तो इस टाइप की ओछी राजनीति जबानों को लेकर ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है वो जबानों के अंदर है। आज हर थोड़े से एरिया में आप चेंज हो जाएंगे, जबान चेंज हो जाती है। आज हिंदुस्तान की करेंसी के ऊपर देखेंगे, उसके अंदर उर्दू लिखी हुई है। हिंदुस्तान के हर गोशे के अंदर उर्दू मौजूद है, तो उर्दू इस तरीके से खत्म नहीं की जा सकती। उर्दू किस तरह से क्या आपको लग रहा है कि साजिश नजर आ रही है? इसमें सरकार की एक सोची समझी साजिश है, गंदी राजनीति है और एक राजनीति का हिस्सा है जिसको लेते हुए उर्दू के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया है। तो ये चीज सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि उर्दू जो है हर हिंदुस्तान के दिल के अंदर बसी हुई है। उर्दू हिंदुस्तान के दिल के अंदर बसी हुई है। जावेद साहब, उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली बड़ी और हिंदुस्तान से दुनिया के मुल्कों में गई, लेकिन आज यहीं की तालीमी पॉलिसी में उसको जगह नहीं है और आप लोग जो है सड़क के बाद जो है वेबिनार तक आ गए। जी, ये हकीकत है, उर्दू तहजीब की ज़बान है और हमारे देश की ज़बान है। और इसमें बहुत से हमारे जो साहित्यकार हैं, राइटर हैं, शायर हैं, और ये सारी चीज़ें इससे इफेक्ट होती हैं। ये सारी चीज़ें उर्दू ज़बान में ही होती है। उर्दू एक शीरी ज़बान है और हर शख्स बोलता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू में रचनाएं की हैं, रघुपति साहे जी ने उर्दू में रचनाएं की हैं और ब्रज जी ने उर्दू में रचनाएं की हैं। तो क्या हम इनको भी साहित्य से अलग कर देंगे? क्या ये उर्दू में जो गैर मजहब के लोगों ने उर्दू में साहित्य को लिखा है, कविताओं को लिखा है, गज़लों को लिखा है, फिल्मी स्टोरीज लिखी हैं, डायलॉग्स लिखे हैं, तो क्या वो सब हटा दिए जाएंगे? तो ये तो गलत चीज़ है। उर्दू से मुसलमानों की ज़बान नहीं है, इसे मुसलमानों की ज़बान ना समझा जाए। ये हिंदुस्तान की ज़बान है, तहजीब की ज़बान है। यकीनी तौर पर ये हिंदुस्तान की ज़बान और हिंदुस्तानी तहजीब की नुमाइंदगी होती है। यूसुफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो है वो ज़बान जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली बड़ी, जवान हुई और दुनिया जिसको हिंदुस्तान की ज़बान के नाम से जानती है, और आज वहीं उसी मुल्क की तालीमी पॉलिसी में उसको कोई जगह नहीं। दरअसल मैं आपको खुलकर एक बात बताऊं, ये सारी सोची समझी साजिश है संघी मानसिकता की। हर तरह से मुसलमानों को दबाना, हर वो पहलुओं पर आजमाइश करना जहां से वो दब सकते हैं। जब तक बर्दाश्त का मादा है, जब तक ही बर्दाश्त होगा। एक हद है हमारी, ज़्यादा ना सताएं। उर्दू हमारी तहजीब है, मुल्क की ज़ुबान है, इसको आप समझिए। आज हम वेबिनार के जरिए अपनी मुखालफत पेश कर रहे हैं, कल हम सड़कों पर आएंगे। ये ज़ुबान के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। उर्दू को लेकर के जो गवर्नमेंट की संकीर्ण मानसिकता है, मैं बार बार दोहराऊंगा कि उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। ये एक उर्दू को लेकर के और स्पेशली आप एक पर्टिकुलर कौम को, पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर के उसके पीछे आप पड़े हुए, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने तमाम जिलों में एक अक़लियती रिहायशी स्कूल कायम करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक एक भी स्कूल कायम नहीं हो सका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि 13 जिलों में स्कूल के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से ज़मीन दस्तयाब कराई जा चुकी है और जल्द ही स्कूल की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक वज़ीर आला अक़लियतों के फलाही कामों को ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड के चेयरमैन ने यह भी कहा कि असम्बली इंतखाबात में अक़लियती आबादी को काम की बुनियाद पर सियासी पार्टियों का इंतखाब करना चाहिए। जो हमारे मुख्यमंत्री ने ये सोचा 2018 में कि अक़लियतों के लिए एक आवासीय, हर ज़िले में एक आवासीय स्कूल हो, मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाई जाए, जो कि अक़लियतों को शादी में कॉन्फ्रेंस हॉल हो, उसमें बच्चों की कोचिंग के लिए का इंतज़ाम हो। उस सिलसिले में तकरीबन 13 ज़िले में
ज़मीन चिन्हित करके हमने विभाग को दे दिया है, जिसमें 3 जगह काम शुरू हो चुका है, जैसे दरभंगा, असौथू वक्फ एस्टेट और किशनगंज। बाकी जमुई, नवादा, ये सारे जो है सो हमने ज़मीन दे दिया है, प्रक्रिया में वो है, वो हमारे विभाग में माइटी वेलफेयर में इसका काम चल रहा है। इस लॉकडाउन की वजह कर ये 4-5 महीना थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसी महीने तक और बाकी जो भी पाइपलाइन में है सब कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार ने बिहार में इसे लागू किया है। ये हम अक़लियती समाज को उनको मुबारकबाद देना चाहिए और उनके कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार में उर्दू को स्कूलों के निसाब से लाजमी मजमून की हैसियत से हटाए जाने के मामले पर मुहिब्बान उर्दू की नाराजगी को देखते हुए जेडीयू ने इस मसले को हल कराने का भरोसा दिलाया। जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने असेंबली इंतखाबात को देखते हुए ऐलान किया है कि उर्दू का मामला वज़ीर आला के सामने पेश हो चुका है, इसे जल्द हल कर लिया जाएगा। वहीं अक़लियतों को आबादी के एतबार से इंतखाबात में टिकट देने का भरोसा भी दिलाया गया है। में जो खबरें आई उस पर हम लोगों ने भी बहुत सीरियसली इसको देखा है। उसमें जो त्रुटि आई है वो भी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जा चुका है, डिपार्टमेंटल है, वो भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द साफ हो जाएगा। कोलकाता के मिल्ली अलमीन कॉलेज में भी ऑनलाइन दाखिले का सिलसिला तो शुरू हुआ, लेकिन कॉलेज में साइंस व कॉमर्स के शोबे में कोई दाखिला नहीं लिया जा रहा है। साइंस व कॉमर्स के दोनों शोबों में असातिज़ा न होने की वजह से दाखिला बंद है, जबकि जनरल कैटेगरी में हो रहे दाखिले के बावजूद तलबा की तादाद कम है। मिल्ली अलमीन कॉलेज शहर में मुसलमानों का वाहिद तालीमी इदारा है जो आज़ादी के बाद कायम किया गया। इदारे को कौमी कमीशन बराए अक़लियती तालीमी इदारे की जानिब से हासिल अक़लियती हैसियत को भी बंगाल हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। अब हाल ये है कि कॉलेज को असातिज़ा की कमी का सामना है। कॉलेज में हो रहे दाखिले के बावजूद असातिज़ा न होने से साइंस व कॉमर्स शोबे में तलबा का दाखिला नहीं लिया जा रहा है। साकिब बनर्जी कॉमर्स के टीचर को, साइंस के टीचर को, सबको लिफ्ट कर दी। जब से वो आई हैं आज 4 साल से वो यही काम कर रही हैं कि सारे लोग टीचर को हटा दे रही हैं। वो जो उनके गुड फेथ के नहीं है उसको हटा दे रही है। डिपार्टमेंट जाहिर सी बात है, टीचर नहीं रहेगी, डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। पहले साइंस की भी टीचर थी, कॉमर्स की भी टीचर थी, सारी टीचरें हमारे यहाँ थी और स्टूडेंट भी थी। लेकिन लास्ट 2 साल से हमारे यहाँ एडमिशन हो रहा है। लास्ट ईयर भी एडमिशन आया था, सब मिशन के लिए आया था बच्चों का, लेकिन हम लोगों ने उनको ट्रांसफ़र कर दिया इसमें जनरल में आर्ट्स के लिए। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया बच्चों के गार्जियन से कि भाई आपका साइंस का 1-2 स्टूडेंट हैं, इसलिए हम लोग नहीं कर पाएंगे, डिपार्टमेंट बंद है अभी, तो आप दूसरे कॉलेज में चले जाइए या फिर जो है हमको आप वापस ले लीजिए अपने स्टूडेंट को। तो हम लोगों ने ट्रांसफ़र ले लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात के लिए ऑनलाइन जॉब फेयर रिक्रूफाई का अहतमाम किया गया है। कोरोना के दौर में मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल हैं, ऐसे में यूनिवर्सिटियों और आजिरों के लिए वर्चुअल भर्ती को अपनाना वक्त का तकाजा है। एएमयू में हुए इस ऑनलाइन जॉब फेयर में मुल्क व गैर मुल्की 24 कंपनियों ने शिरकत की है, जो तकरीबन 2000 मुलाजिमतें लेकर आई हैं। 15 दिन का पूरा प्रोसेस है। हमने कल इसको इनॉग्रेट किया है, लेकिन क्योंकि कंपनीज खुद बहुत सारा चैलेंजेस में काम कर रही हैं, उनके एचआर्स भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में काम कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, तो उनको भी थोड़ा टाइम लग रहा है पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो ये पूरा एक 15 दिन का प्रोसेस होगा, जो कल जिसको हमने लॉन्च कर दिया ऑफिशियल। ये पूरा ऑनलाइन है, पूरा ऑनलाइन मोड है। इसमें हमने एचआर्स को सबको ऑनलाइन सबने हमारे यहाँ जो है रजिस्टर कराया। दूसरी बात ये है कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने सब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराए और जो इनका असेसमेंट होगा वो भी सब ऑनलाइन चल रहा है। तो ये पहला हमने हमारे क्लास सबके लिए एक बहुत इनोवेटिव मॉडल हमने डेवलप किया है। चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऑनलाइन इवेंट्स कराने के अपने चैलेंजेस हैं, खासतौर से जॉब फेयर जैसा इवेंट जहाँ आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है विदाउट एनी फिजिकल मीटिंग्स, तो अपने आप में एक चैलेंज है। प्लेसेस से ही बच्चों का बेस्ट बच्चों का प्लेसमेंट करें। तो ये रिक्रूटफाई 2020 जो है ये पहला इनिशिएटिव है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लिया है इस पैंडेमिक के दौरान, जिसमें हम तकरीबन 1500 बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं और हम ये तकरीबन 26 कंपनियां जो हैं इसमें हिस्सा ले रही हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो। उस सिलेक्शन जॉब्स का भी नहीं है, जॉब्स के अलावा भी हम लोग ये कोशिश करें कि इंटर्नशिप मिल जाए, क्योंकि इस टाइम ये सिचुएशन है कि वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है वो सब बच्चे और मैक्सिमम बच्चे इसको यूज़ करें। कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नज़र
रांची में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया गया है। आज इस मौजू पर रांची में एक मीटिंग हुई जिसमें शहर के तमाम अखाड़ों के खलीफा ने इत्तेफाक राय से मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया। रांची की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि भोपाल अखाड़ा प्रमुख खलीफा मोहम्मद जमशेद अली पप्पू गद्दी, मामबख्श अखाड़ा प्रमुख खलीफा मोहम्मद महमूद, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में और तमाम अखाड़ों के जिम्मेदारों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि इस बार मुहर्रम का जुलूस कोविड-19 को देखते हुए नहीं निकाला जाएगा और सारे धार्मिक कार्यक्रम। कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन की वजह से गुज़श्ता 5 माह से काश्तकार वैसे ही परेशानी से दो चार थे, लेकिन मगरबी उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकार की गन्ना काश्त का अभी तक रियासती हुकूमत की जानिब से मुकम्मल अदायगी न किए जाने से इन काश्तकारों की मुसीबतों में मजीद इजाफा हो गया है। वहीं बिजली महकमे के अफसरान ने भी बिजली बिल की अदायगी को लेकर काश्तकारों को परेशान कर रखा है। ऐसे में मेरठ में प्रतापपुर इलाके के काश्तकारों ने थाने पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रियासती हुकूमत को अपने मुतालबात पेश किए हैं और गन्ना काश्तकारों के बकाया रकम अदायगी न किए जाने और बिजली महकमे के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर सड़कों पर उतरकर एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया है। के रवैये के कारण किसान और गरीब का उत्पीड़न हो रहा खुला यूपी में। किसान आत्महत्याएं कर रहा, मजदूर आत्महत्या कर रहा। ऐसे टाइम पे भी किसान का गन्ना जो पड़ा हुआ है पिछले साल का आज तक पैसा नहीं मिल रहा। लोग सड़कों पे फिर हैं, भूखमरी होती हुई। और जितने मालदार आदमी है चाहे उद्योगपति हैं, हमारे यहाँ 3000 के करीब फैक्ट्री है मेरठ में इस साइड में, एक के खिलाफ भी FIR नहीं हुई, सारे हरिश्चंद है। गरीब किसान और गरीब मजदूर इस देश में बेईमान है, उसका उत्पीड़न हो रहा है। जोन सा भी विभाग हो वो उत्पीड़न पे लग रहा है और इस उत्पीड़न को सहते सहते घने आदमियों ने आत्महत्या कर ली। गणेश फेस्टिवल और मुहर्रम के दौरान कोरोना को फैलने से रोकने के लिए किन बातों का ख्याल रखना है, इसके बारे में मालूमात देने के लिए आज नांदेड़ में एक अहम मीटिंग दफ्तर जिला कलेक्टर में मुनक्किद की गई। मीटिंग में सभी मज़ाहिब के नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। जिला कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर और जिला SP ने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। कोरोना की बीमारी दीगर शहरों की तरह नांदेड़ में भी काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। अब तक 3000 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। महाराष्ट्र में आज पोला त्यौहार मनाया गया है, ताहम कोरोना के सबब यह त्यौहार अवामी मकामात पर न मनाते हुए सिर्फ घरों तक ही मनाया गया, जिसको लेकर किसानों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। किसानों का मानना है कि साल भर बैलों को खेतों में इस्तेमाल करने के बाद एक दिन उनके लिए त्यौहार के तौर पर मुख्तस किया जाना चाहिए। वैसे तो वबाई मर्ज कोरोना का अब तक कोई मौसर इलाज या वैक्सीन सामने नहीं आई, ताहम प्लाज्मा थेरेपी को कहीं ना कहीं कोरोना के इलाज के लिए मौसर माना जा रहा है। यही वजह है कि अमरावती में मुस्लिम एक्शन कमेटी ने प्लाज्मा डोनर का क़याम किया है। इस क्लब में ज़िले भर के ऐसे कोरोना मुतासरीन को शामिल किया गया है जो सिम्टोमेटिक थे और सेहतयाब होकर लौट आए हैं। 8-10 दिनों से प्लाज्मा थेरेपी का ये जो इलाज है ये अमरावती में शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले प्लाज्मा डोनेट करने वाली जो है मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया। और ख़ास बात ये है कि मुस्लिम एक्शन कमेटी ने प्लाज्मा डोनर्स क्लब बनाया और इस क्लब के अंदर तकरीबन 30 से 35 कोविड पेशेंट्स जो थे, जो सिम्टोमेटिक थे, उन्होंने अपने नाम रजिस्टर करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों ने 3 लोगों का प्लाज्मा यहाँ डोनेट कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटरों को लगाने की मुखालफत जोर पकड़ती जा रही है। रियासती हुकूमत ने अब घरों में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल मीटर को ख़त्म करके स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया। रियासती हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस अक़लियती मोर्चा ने इलाहाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस अक़लियती मोर्चा के मकामी लीडर हसीब अहमद की क़यादत में होने वाले इस अनोखे एहतजाजी मुजाहरे में घर घर जाकर स्मार्ट मीटर की आरती उतारी गई। कांग्रेस कारकुनों का कहना था कि स्मार्ट मीटर से न सिर्फ बिजली का बिल कई गुना बढ़कर आ रहा है, बल्कि इसके अंदर कई तकनीकी खामियां भी मौजूद हैं। बरसात को खेती के लिए रहमत का काज कहा जाता है, लेकिन मराठवाड़ा में पिछले 3 हफ्तों से जारी बरसात ने किसानों की खड़ी फसलों को दलदल में तब्दील कर दिया। मराठवाड़ा में 70% ज़राअती ज़मीन ज़ेर-ए-आब आ चुकी है।
किसान और बरसात का चोली दामन का साथ है। रियासत महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन का शुमार बरसात के लिहाज से खुशकसाली से मुतासरा इलाकों में होता है, लेकिन पिछले 2 साल से सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। मराठवाड़ा में मुसलसल हो रही बारिश का ये हाल है कि इलाके की 70% खेती अब पानी में डूब चुकी है। किसान अपने खेतों में जाने से कासिर हैं। नतीजे में हजारों एकड़ में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। पिछले 3 हफ्ते से औरंगाबाद शहर के तालुकाजात में लोग सूरज की एक किरण को महरूम हो गए हैं। खेत दलदल में तब्दील हो चुके हैं। किसानों की हालत काबिले रहम हो गई है। न्यूज़ 18 की टीम ने मुतादिद देहातों में पहुंचकर खेती का जायजा लिया। किसान खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि खुशकसाली में कुछ तो फसल इनके हाथ आती थी, लेकिन इस मर्तबा खड़ी फसलें गर्काब हो चुकी हैं। किसानों का इल्जाम है कि कर्ज माफी का महज ऐलान हुआ, लेकिन इस पर आज तक अमल नहीं हो सका। साहब हमारे यहाँ एक महीने से बारिश चालू है। 1 महीने से हमारे फसल उगने के बाद वो जे बरसात चालू हो गई, वो सब पानी में डूब गई। पहले जे साल थे वो उससे अच्छे थे, कम से कम ये फसल तरी आती थी। अभी ये फसल आई तो वो सब पानी में गई। कर्ज माफी तो बोलता सरकार, पर कुछ कर्ज माफी होने वाली नहीं है। वो बैंक में आने नहीं देते, बाहर हकल के देते, बोले कोरोना है, किसान को अंदर भी नहीं आने देते बैंक में। को हमारा कर्ज दो, हमको कुछ बाल बच्चे हमारे कुछ खाने को पीने को नहीं है हमको। हमारी ज़मीन यहाँ 5 एकड़ खेती है, पूरी सर की बर्बाद हो गई। पूरा पानी की वजह से पूरा हमारा नुकसान हो गया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। अकोला के थार तालुका में काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। जगह जगह पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रास्ते बंद होने से गाड़ियों की आमदरफ्त भी बुरी तरह मुतासर है। जिनके घरों में पानी भर गया, उन्हें दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुसळधार पाणी चालू होता, लय नुकसान झाले आमची गावाची, जवारीची, कपडे लत्ते सगळं। त्याच्यात आता आज काही मालूम नव्हतं, पण ते एकदम चालू होतं, घर सगळे भरले पाण्यानं। खायला काही नाही आता, काय सांगा आता ते कसं आहे, आता सगळे पाण्यात उभे आम्ही। जवारी बाजरी सगळं नुकसान झालं लगे। बुलढाणा तालुक्यात धाड मापूर या भागामध्ये अतिवृष्टीमुळे अत्यंत शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे। धाडमधल्या घरांमध्ये पाणी गेलेलं आहे। त्याचं स्थलांतरण आपण जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये करत आहोत, परंतु भविष्यामध्ये अशी अडचण येऊ नये याच्यासाठी आपल्याला काही उपाययोजना करायच्या आहेत। अलमाटी और नारायणपुर डैम से भारी मकदार में कृष्णा नदी में पानी छोड़े जाने से कर्नाटक के रायचूर जिले में कई पुल ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसके बाद पुलिस की जानिब से यहां पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद कर दी गई है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के बालाई इलाकों में भारी बारिश के सबब अलमाटी और नारायणपुर डैम लबरेज हो गए हैं। रायचूर जिले में भी गुज़श्ता 6 दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के किनारे वाक़ मुख्तलिफ गाँव के लोगों से चौकस रहने की अपील की जा रही है। कोरोना वबा के दरमियान घरों में ख़वातीन का ज़्यादातर वक्त उम्र खानादारी में गुजर रहा है। इसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए लॉ शेफ़ रेस्टोरेंट ने एक मुनफरद पहल शुरू की है, जिसमें वो ऑनलाइन कुकिंग कंपटीशन कराने जा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए ज़िम्मेदारों ने कहा कि ऑनलाइन कुकिंग कंपटीशन सीज़न 2 शुरू हो रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए 30 अगस्त आखिरी तारीख है। तो लॉ शेफ ये कॉन्टेस्ट कुकिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहा है। लॉ शेफ कुकिंग कॉन्टेस्ट 2 वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट। इससे पहले भी हम एक कुकिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं, जिसमें कि कृष्णा प्रिया अग्रवाल विनर थी। और अभी इसके अंदर सारी जो लेडीज़ हैं जो घर पर हैं, उनको वो इन्वाइटेड हैं अपने कुलिनरी स्किल्स को शो करने के लिए। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।